अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ स्पेशल से मैं हूं सलमान कियानी। नाज़रीन, आज 25 दिसंबर है और आज के दिन बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का ना सिर्फ यौम विलादत है बल्कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का यौम पैदाइश भी है और साथ साथ आज क्रिसमस डे भी है। हमारी तरफ से सबको हैप्पी क्रिसमस। नाज़रीन, आज पूरी कौम बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 149वां यौम पैदाइश मना रही है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह वो अजीम हस्ती कि जिसने दुश्मन से लड़ने का अजब ढंग निकाला। ना तो उन्होंने तोप चलाई, ना बंदूक और ना ही किसी तलवार का सहारा लिया। उन्होंने अपनी जहानत और बाकमाल हाजिर दिमागी से मक्कार और शातिर हिंदुओं से अलहदा वतन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया। नाज़रीन, आजकल हम दावे तो बहुत सुनते हैं कि कायद का पाकिस्तान बनाएंगे, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या दावे करने वाले कायद जैसे हैं? कायद वो हस्ती जो टीबी जैसे मूजी मरज में मुब्तला होने के बावजूद पाकिस्तान बना गए, लेकिन क्या हम बाबा कौम का पाकिस्तान संवार सके हैं? आज हालत यह है कि आज हम अपने इदारों को बेचने तक आ गए हैं। वो इदारे जो कभी हमारी अजमत की निशानी हुआ करते थे, जी हां, वो PIA जिसने कई एयरलाइंस को बनाया, लेकिन वो खुद बिकने पर मजबूर हो गई। सियासतदान बाहमी लड़ाइयों में मसरूफ हैं, सोने पर सुहागा, मुल्क की खातिर एक दूसरे से हाथ मिलाने से इनकारी हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान को अजीम बनाने का ख्वाब कैसे शर्मिंदा ताबीर होगा? नाज़रीन, बहुत से सवालात हैं और इनके जवाबात लेने के लिए हमारे साथ हमारा मुअज़्ज़िज़ पैनल मौजूद है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज मियां नुमान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून, नदीम कुरैशी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, अख्वंज़ादा चट्टान साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी, और सफीना खान साहिबा, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज करेंगे। मियां नुमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मियां साहब। बात जो सब मैं कर चुका उसी के हवाले से जानना चाहूंगा कि हम क्या सोचकर चले थे, कहां पहुंचे हैं और आगे क्या है? क्या ये वही मंजिलें हैं, ये वही रास्ते हैं कि जिसका इंतखाब हमने 1947 में किया था, या कुछ बदल चुका? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा अहम दिन है, बड़ी खुशी का भी दिन है। सबसे पहले मैं अक़लियती बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह का भी यौम पैदाइश है। पूरी कौम खुशियाँ मना रही है। कायद अवाम, कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का भी यौम पैदाइश है। तमाम मुस्लिम लीग की वर्कर्स को, वोटर्स सपोर्टर्स को भी मुबारकबाद पेश करते हैं। और आपने बड़ा अच्छा और वैलिड सवाल किया है कि क्या खोया क्या पाया। तो हकीकत ये है कि जो बानियाने पाकिस्तान ने और कौम ने जिसके लिए कुर्बानियाँ दी और ये पाकिस्तान मारज़ वजूद में आया, वो बुनियाद क्या थी कि पाकिस्तान दुनिया के अंदर वो एक सितारा बनेगा, वो एक दरख्शां सितारा बनेगा कि जो दुनिया के माथे पे चमकेगा और अपनी इकनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की मद में, और जिस अंदाज़ के अंदर के जो बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों को एक ऐसी रियासत नसीब होगी कि जो एक मजबूत तरीन रियासत में कन्वर्ट होगी और पूरे दुनिया के मुसलमानों को के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करने का बाइस बन जाएगी। ज़ाहिर है, एक कुव्वत होती है, जब एक कुव्वत की मरकज़ियत जब उसके अंदर आती है और उसको जब उसके अंदर डेवलपमेंट होती है और उसको ताकत नसीब होती है, तो जो कमज़ोर कौमें जो होती हैं वो उनको सहारा मिलता है। और इस हवाले से आपने देखा कि जब तहरीक पाकिस्तान शुरू हुई तो बर्र-ए-सग़ीर के वो इलाके जिनके मुसलमानों को ये कन्फर्म यकीन था कि जब तक पाकिस्तान ये तकसीम हिंद होगी तो वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनेंगे, उन्होंने ज़्यादा ज़ोर शोर से इसमें हिस्सा लिया कि अल्टीमेटली पाकिस्तान बनाना उनका भी एक ख्वाब था। तो बहरहाल अब ये एक लंबी पूरी तारीख़ है कि क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से लेकर आज तक जो हमें सियासी मराहिल दरपेश आए, जो जिस तरह मुल्क अफरात व तफरीद का शिकार रहा, जो इस मुल्क के अंदर हादसात हुए, मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ, जो मुल्क डेवलपमेंट के अरूज पे जिसको जाना चाहिए था, जिसको इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी मिलनी चाहिए थी, जहाँ पर यूनिफिकेशन, कौमी इत्तेहाद का मुजाहरा होना चाहिए था, उसके अंदर बहुत सारे मसाइल हमें दरपेश रहे। बहुत सारे सिस्टम्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराए गए, उसके अंदर एक कन्फ्यूजन रही इस कौम को। तो एक असल चीज़ ये है कि ज़रूरत इस अमर की है कि कन्फ्यूजन से निकला जाए और एक सिस्टम के ऊपर मुत्तफिक हुआ जाए, और जहनी तौर पे जो एक लोग महसूस करते हैं कि जनाब कौन सा निज़ाम बेहतर है। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले तो पूरी कौम को इसके ऊपर लाने की ज़रूरत है कि हमने एक सिस्टम के ऊपर चलना है और हमने अब
قضا ما مضا عربی کا ایک محاورہ ہے کہ جو پیچھے گزر گیا اس کو بھولیں, آگے آئندہ آنے کا سوچیں. چلیں ٹھیک, بالکل ٹھیک, بہت اچھی بات کی آپ نے. جی اخوان زادہ چٹان صاحب, آپ سے بھی گفتگو کے اندر یہی سوال ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ ماضی کو بھلا کے آگے کی جانب دیکھنا ہے, لیکن کیا لگتا ہے, کیونکہ یہاں پر پھر ماضی سے بات شروع ہوتی ہے, الزام در الزام, ایک پارٹی الزام لگاتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, وہ کہیں گے جی آپ نے اپنے دور میں یہ کیا تھا, اور اگر ہم ایسے ہی چلتے رہیں گے تو آگے کی فکر کون کرے گا, اس قوم کے مستقبل کو کون سنوارے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, ہم نے جو ابھی تک آزادی کے بعد سفر کیا ہے, اور تو اس میں کامیابیاں بھی ہے, ناکامیاں بھی بہت بے شمار ہے. اور اگر ہم اپنی پچھلی جو غلطیاں ہے جس کی وجہ سے ہمیں ناکامی ہوئی ہے ان سے سبق نہیں لیں گے تو, اور آگے کے لیے ہم تعین نہیں کریں گے کہ آگے ہم کیا کریں گے, تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمارے آزادی کے بعد جتنا دور ہے اس میں کامیابیاں ضرور ہے, لیکن ہم وہ مقام تک نہیں پہنچے ہیں جس مقام تک ہم نے پہنچنا چاہیے تھا. کیونکہ پاکستان اللہ تعالیٰ کا ایک نعمت ہے, ایک تحفہ ہے. اس طرح ملک دنیا میں بہت کم ممالک ہے. آپ دنیا میں دیکھ لے, کوئی ایسے ممالک ہے جہاں پہ دن بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں, راتیں بہت چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, کبھی راتیں بہت لمبے ہو جاتے ہیں, 20 22 گھنٹے. ایسے ممالک بھی ہے کہ 3 مہینے اس پہ رات اور 3 مہینے دن. لیکن پاکستان کے آپ موسمی حالات دیکھ لے, دنیا کے بہت سارے ممالک ایسے ہیں جو اپنا GDP بناتے ہیں دریا سے, کوئی جنگلات سے بناتے ہیں, کوئی سیاحت سے بناتے ہیں, کوئی زراعت سے بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہ سارے ہمیں وہ نعمتوں سے نوازا ہے. دریا ہمارے پاس ہے, ایگریکلچر ہمارے پاس ہے, منرل ہمارے پاس ہے, مائنز ہمارے پاس ہے, سیاحت ہمارے پاس ہے, ہسٹری ہمارے پاس ہے, مذہبی مقامات ہمارے پاس ہے. لیکن اس سے ہم نے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکا. میں صرف اپنے باجوڑ کا میں آپ کو بتاؤں, میرے علاقے میں کرومائٹ ہے, گرینائٹ ہے, ماربل ہے, نیپرائٹ ہے, لیتھیم ہے. لیکن آپ پاکستان کی جس کونے میں بھی جاؤ وہاں پہ میرے لوگ مزدوری کر رہے ہیں. ہم نے اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. تو ہماری ماضی کی غلطی کیا ہے؟ ہماری ماضی کی غلطی یہ ہے کہ پوری دنیا میں ایک کتاب ہوتا ہے, ایک دستاویز ہوتا ہے جو مذہبی کتاب کے بعد اس کو بہت اہمیت دیا جاتا ہے. وہ ہے اس ملک کا آئین, وہ ہے اس ملک کا قانون, وہ ہے اس ملک کا دستور, جو سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان, جس میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے, جس میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے کہ کسی کا کام کیا ہے اور کسی کی اختیارات کیا ہے. بدقسمتی سے ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو آئین کے مطابق نہیں چلایا ہے. ہم نے یہ تعین نہیں کیا ہے کہ ہم نے آئین پہ عمل درآمد یقینی نہیں بنایا ہے. کچھ ادارے ہمارے ایسے ہیں جس کے پاس جو اختیارات ہے بیچارے وہ اختیارات سے بھی محروم ہے, اور اس میں سب سے زیادہ مظلومیت کا جو شکار ادارہ ہے وہ پارلیمنٹ ہے, جو سارے طاقت کا منبع ہے کسی ریاست میں, لیکن اس کے مظلومیت آپ کو صاف نظر آ رہی ہیں. اور جو کچھ ادارے ایسے ہیں کہ جس کے پاس جو اختیارات نہیں ہیں وہ اختیارات بھی استعمال کر رہے ہیں اور ان کاموں میں بھی ہاتھ ڈال رہے ہیں. میں ایک سیاسی ورکر کے حیثیت سے سمجھتا ہوں کہ ہم نے اگر اپنے یہ وسائل سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے, ہم اگر وہ مقام تک نہیں پہنچے ہیں جس پہ ہم کو پہنچنا چاہیے, تو ہمیں ایک اور بھی ایڈوانٹیج, ہمیں ایک ایڈوانٹیج اور اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. آپ دیکھیں نا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کن کن نعمتوں سے نوازا ہے. پاکستان کا دوسرا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آج کل ریجنل جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپس میں ٹریڈ کریں, ہم آپس میں تعلقات بنائیں. اگر سینٹرل ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کا انٹیگریشن ہونا ہے تو یہ پاکستان کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے. اگر اس ریجن میں ٹریڈ ہونا ہے آپس میں, جو کہ شنگھائی تعاون تنظیم جو ہے وہ تیزی سے اس پہ کام کر رہی ہے, اس میں معاہدے بھی ہوئی ہے, ٹاپی کا معاہدہ ہوا ہے, اس میں کاسا 1000 کا معاہدہ ہوا ہے, آگے بھی معاہدے ہونے والے ہیں, سی پیک بھی آگے بڑھنے والا ہے. تو اس کا مرکز پاکستان ہے.
सारी दुनिया चाहेंगे अगर यहाँ पे अमन हो कि हम बजाय इसके कि इधर से माल लाए उधर से सेंट्रलिशिया वाले चाहेंगे कि हम भी पाकिस्तान में अपने इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ से काम शुरू करें। बिल्कुल पॉइंट आ गया चेतान साहब। हाँ जी, अब क्योंकि वक्त महदूद है। हाँ जी जी बता दें। सिर्फ दो लफ्ज बोलना चाहता हूँ। जी अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क को हम आगे बढ़ाए तो 3 काम हम करें। एक ये कि यकीनी बनाए कि आने वाला इलेक्शन साफ हो, शफाफ हो, जो जीते वो भी तस्लीम करे, जो हारे वो भी तस्लीम करे। दूसरा ये कि हम इंतकामी सियासत का खात्मा करें, एक ऐसा इदारा बनाए जो जज, जर्नल, जर्नलिस्ट हर एक का एहतसाब करे, किसी ने कोई जुर्म नहीं किया है उसको कोई हाथ न लगाए, किसी ने कोई जुर्म किया है वो बच न सके। और तीसरा ये कि आईन पे अमल दरामद यकीनी बनाए, जो आइन में लिखा है जिसका जो इख्तियारात है इसके वो इख्तियारात है, जिसका जो काम है इसका वो काम है। इस तरीके से अगर हम मुल्क को चलाए तो आप देख लें कि पाकिस्तान इंशाल्लाह बेहतरीन बिल्कुल बेहतरीन एनालिसिस आपका इस हवाले से। सफीना साहबा, अब हालात ये हो चुके कि अब मुखालिफिन जो है वो तो लंदन में भी पिट रहे हैं, क्या देखती हैं, क्या सूरत हाल है, जो मामलात बने, कोई अंदर की खबर बताएं कि आखिर हुआ क्या है ये सब शहजाद अकबर साहब के हवाले से। सलमान, पहले तो आज तमाम जो है मसीह बरादरी दुनिया भर में उनको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। और दूसरा हमारे बाबाए कौम जिन्होंने हमें ये पाकिस्तान दिया, उनकी वजह से आज हम जो है आज़ादी के साथ सुख का सांस ले रहे हैं। आप पाकिस्तान में बैठे हुए आपको शायद इतना एहसास ना हो, हम बाहर होते हैं तो हमें एहसास होता है कि अपना वतन क्या चीज़ होती है। तो आज उनका भी जन्मदिन है तो हम उनके लिए भी बहुत ज़्यादा, मैं तो सारी ज़िंदगी कहती हूँ कि हम उनके एहसानमंद रहेंगे। अब आपने पूछा कि नवाज शरीफ साहब का भी, नवाज शरीफ साहब भी उनका भी आज ही जन्मदिन है। मुस्लिम लीग नून के भी तमाम कारकुनान को, तमाम रहनुमाओं को बहुत बहुत मुबारकबाद। उनका भी लीडर एक तारीख में नाम रखते हैं, 3 दफ़ा पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनकर उन्होंने भी तारीख में अपना नाम लिखवा चुके हैं। जो आपने शहजाद अकबर का नाम लिया, देखिए शहजाद अकबर के ऊपर ये सेकंड हमला है जो उन्होंने खुद से क्लेम किया है। पहले हमले में उन्होंने क्लेम किया था कि उनके ऊपर एसिड अटैक हुआ है। बरतानिया के अंदर अगर एसिड अटैक होता है तो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज नहीं है, ये बहुत बुरी हालत है इस टाइम उनकी। मैं आपको उसका बैकग्राउंड बताती हूँ, मैं क्यों कह रही हूँ क्लेम किया है, क्योंकि बरतानिया के अंदर अगर किसी पर भी एसिड अटैक होता है तो वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में आता है, वो नॉर्मल सिचुएशन नहीं होती है। वो जब उनका रिजल्ट आया तो उन्होंने यही कह के केस बंद कर दिया था कि कोई भी प्रूफ उनको नहीं मिल सका। तो आप उससे अंदाजा लगा लें, क्योंकि उसमें भी अल्लाह ताला ने उनको बचाया था, कहीं पे भी उनको किसी भी किस्म का हार्म नहीं हुआ था। उनकी आंख के ऊपर, सॉरी ग्लासेस के ऊपर 1-2 ड्रॉप थे, आई डोंट नो वो एसिड था या क्या था, लेकिन वो रिजल्ट में हमें कुछ ऐसा सॉलिड नजर नहीं आया था, केस बंद कर दिया गया था। अब दूसरा उन्होंने क्लेम किया है कि उनके ऊपर एक अटैक हुआ और उसके बाद जो तहरीके इंसाफ और जो हमारी यूट्यूबर्स हैं वो पाकिस्तान की मसल्ह अफवाज के तर्जुमान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म तरीके से प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। मेरे यहाँ पर चंद सवालात हैं शहजाद अकबर साहब से कि शहजाद अकबर साहब, आप कहते हैं कि जी आपकी जान को खतरा था, सुबह 8 बजे आपको दूध वाला थोड़ी ना बाहर आ गया था जो आपने खुद से बेल खोल के देख लिया, आपके घर में इतने पैसे हैं माशाल्लाह, आपने नई गाड़ी ले ली, बरतानिया में जा के घर भी सुना है आपने ले लिया, इतने पैसे आपके पास आ गए, हम तो 20-20, 25-25 साल के बाद भी वहां पर स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो क्या एक डोर बेल जो कैमरे वाली होती है वो नहीं आप लगा सके कि आप देख सकें कि बाहर कौन है, बकौल आप लोगों के यूट्यूबर्स के कि वो मास्क में शख्स था, तो मास्क में शख्स तो फिर आपको और विजिलेंट होना चाहिए था, डोर नहीं खोलना चाहिए था। और फिर उसके बाद मेरा एक मजीद सवाल है कि वो कहा जाता है कि कोई सफेद फार्म शख्स था जिसने इनके ऊपर हमला किया। शहजाद अकबर साहब इस बात को डिनाई नहीं कर सकेंगे, हमारी इल्फर्ड लेन है लंदन की, बड़ी कॉमन हाई स्ट्रीट है, वहां पर हम हर वक्त अवेलेबल होते हैं। तो शहजाद अकबर साहब वही एक नहीं है, वहां पे भी एक गोरे के साथ बैठे हुए थे, बाय द वे एक वहां पर हमारा एक छोटा सा ढाबा है वहां के अंदर बैठे हुए थे। तो शहजाद अकबर साहब का गोरों के साथ उठना बैठना इज नॉर्मल। सो ये मेरे लिए कोई कॉन्शियस बात नहीं है कि जी गोरे साहब ने हमला कर दिया। शहजाद अकबर साहब से मेरे इसलिए भी सवाल बनता है कि अगर आपकी जान को इतना ही खतरा तो आप हर दूसरे दिन किसी प्रोटेस्ट में होते हैं, किसी गली मोहल्ले में पाए जाते हैं। एक बात यह है कि अगर गोरों का मुल्क है तो उन्होंने गोरों के साथ ही बैठना है, ताल्लुकात तो उन्होंने फिर गोरों के साथ ही बनाने हैं। थैंक यू वेरी मच। तो वही तो पॉइंट है ना, ये कह देना कि DGISPR ने खुदा ना खास्ता यहाँ से वो इतना मैजिक किया कि उन्होंने उनके ऊपर अटैक करवा दिया, तो गोरों से भी तो लेन देन हो सकते हैं ना, नया घर लिया, गाड़ी खरीदी, इतना पैसा कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, लेन देन तो होते हैं ना, तो कुछ ना कुछ तो होता है, ऐसे थोड़ी ना होता है क्योंकि आए दिन ये लोग फंक्शन भी करते हैं। और मेरे पास ऐसे बहुत सारे एविडेंस हैं कि जहां पर ये लोग आपस में ऑर्गेनाइजर भी लड़ते हैं पैसों की वजह से। जी फंक्शन करवाए जाते हैं जहां चैरिटी इकट्ठी की जाती है, फंड इकट्ठे किए जाते हैं, मरहूम अरशद शरीफ के नाम पे पैसे इकट्ठे किए गए, और भी बहुत रोज
एक दिन कभी ये सलाब के नाम पे, कभी किसी चीज पे पैसे इकट्ठे करते हैं, तो आपसी रंजिश भी हो सकती है। यूट्यूब के ऊपर जो इनकी एक जो है TRP की दौड़ लगी हुई है उसकी, बल्कि मैं बड़ा एक अहम यहाँ पर पॉइंट हाईलाइट करना चाहूंगी, कहीं तहरीके इंसाफ ने जिस तरह से शहजाद अकबर के ऊपर हमले को पाकिस्तान की मुसल्लह फौज के तर्जुमान के साथ रिलेट किया है, कहीं शहजाद अकबर साहब आपको कोई आपके सराउंडिंग वाले नुकसान पहुंचाकर जो है वो कोई ऐसा घिनौना एजेंडा तो नहीं फुलफिल करने वाले, तो आपको ज्यादा विजिलेंट रहने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हालात कोई भी कहीं से भी फायदा उठा सकता है आपको नुकसान पहुंचाकर। ठीक। अब कहां से कितने पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, इस हवाले से भी आपसे मजीद आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए गुफ्तगू करेंगे, लेकिन नाज़रीन यहां पर एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हमारा मौजूद पैनल मौजूद है। हाफिज मियां नुमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज साहब, वज़ीर आज़म की जानिब से जो अब सूरत हाल है कि उन्होंने मुज़ाकरात की हामी भरी है, लेकिन जो दूसरी साइड देखते हैं हम, वहाँ से बड़े एक खुश किस्म का एक जो है वो रिस्पॉन्स आ रहा है, तो अब क्या देखते हैं, क्या मामलात कुछ बातचीत से आगे बढ़ सकते हैं या फिर वही नशिस्तन बर्खास्तन वाली सूरत हाल होगी यहाँ? देखें क्यानी साहब, बात यह है कि आपने पहले भी आपको याद है कि मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी ये कहा था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरवाजे, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो दरवाजे होते हैं वो बातचीत के लिए खुले होते हैं। लोग पार्लियामेंट के अंदर इनके मेंबरान बैठे हुए हैं, उनकी मुलाकातें भी जारी रहती हैं, लेकिन उनको कहीं से गो अहेड नहीं मिलता। और अजीब सूरत हाल ये है कि ये जिस शख्स को भी ये नेगोशिएशन के लिए, डायलॉग के लिए मुंतखब करते हैं, थोड़े दिन के बाद ही उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर देते हैं। इन्होंने अपने जिन लोगों ने NSW में हिस्सा लिया, इन्होंने कि जी वो तो पार्टी के मीर जाफर और मीर सादिक बन गए हैं, अपने यानी इलेक्टेड मेंबरान को इन्होंने गद्दार करार दे दिया। इतनी कन्फ्यूजन है। महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर अब्बास साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, उनको इन्होंने मैंडेट दिया कि जनाब आप डायलॉग करें, आप जाके बात करें। तो जब उन्होंने बात करने की कोशिश की तो इन्होंने कहा जी नहीं, नेगोशिएशन और डायलॉग की इजाज़त नहीं है, बानी की तरफ से, जो कैदी नंबर 804 है उनकी तरफ से इजाज़त नहीं है। अच्छा, उसके बाद अब देखें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े तौर पर रिपीटेडली इनको ऑफर की है कि हमारे दरवाजे खुले हैं, आए बैठें, पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में बात करनी चाहिए। जब आपस में बात करेंगे उससे जमहूरियत मजबूत होगी, उससे डेमोक्रेसी मजबूत होगी और बुनियाद मजबूत होनी चाहिए, और एक मैच्योरिटी दुनिया को नजर आएगी कि ये वो पॉलिटिकल लोग हैं जो आपस में डायलॉग करने पर यकीन रखते हैं और बातचीत के जरिए मसाइल का हल करने पर यकीन रखते हैं। लेकिन आप बदकिस्मती से आपने दोबारा देखा कि ये जो मास्टर ऑफ यू टर्न है कि ये कंफ्यूज पार्टी, और मैंने लास्ट एक प्रोग्राम में कहा था कि अब अल्टीमेटली PTI के अंदर मैच्योर लोगों की जरूरत है, और मैच्योर लोगों को आना चाहिए जो स्टैंड ले सके अदर देन कैदी नंबर 804। कैदी नंबर 804 जो है उनको अपनी सिर्फ सजाओं की पड़ी हुई है कि मेरी जनाब सजाएं रातों रात खत्म करें। अब ये बुनियाद क्या है? देखें ना, बुनियाद ये है कि मेरी सजा जो है, जो मुझे जो अदालत ने शवाहिद की बुनियाद पे, एविडेंस की बुनियाद पे, अदालत ने यानी जो तोशाखाना के जो मामलात हैं मुख्तलिफ और जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामलात के अंदर जो सजाएं इनको मिल रही हैं, जिसके ऊपर अदालत में हाँ इनको ये राइट है कि ये अपील्स में जाएं, लेकिन ये कहना कि जनाब डायलॉग तो इस बुनियाद पर होगा कि जनाब पहले मेरी सजाएं कलअदम करार दे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये एक अदालती मामलात हैं, अदालती मामलात ये अदालत में जाकर तय करें। एक ओवरऑल क्या मियां साहब वो अपनी सजाओं के हवाले से तो बात नहीं कर रहे, उनका मकसद यही है। अच्छा, मकसद यही है, मकसद एग्जैक्टली यही है, और मकसद वाहिद है। मकसद वाहिद ये है कि कैदी नंबर 804 की सजाओं को खत्म किया जाए, और कुछ नहीं है, और इस अंदाज में खत्म किया जाए कि रातों रात मामलात को ठीक किया जाए, ताकि वो जनाब अपना उनका बाहर आना बड़ा ज़रूरी है। बात यह है कि एक मियां नवाज शरीफ साहब भी अंदर जेल में रहे, क्या पार्टी की एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई थी? पार्टी जो थी उसमें लोगों को मैंडेट हासिल था, वो डायलॉग भी करते थे, वो बातचीत भी करते थे, हालांकि लोग सारी लीडरशिप जेलों में थी। लेकिन मियां साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब की रिहाई हो सकती है ज़रा जल्दी? बिल्कुल, मैं देखें वो तो जो जिस अंदाज के अंदर उनकी बरीयत हुई है, और मुझे अब इल्म नहीं है ज़ाती कि उनके ऊपर मजीद कितने केसेस मौजूद हैं, अगर फर्दर केसेस के अंदर उनकी बरीयत हो जाती है या अदालत उनकी बेल ले लेती है, तो मेरा ख्याल ये है कि वो एक मुतबादिल क़यादत के तौर पे आ सकते हैं PTI के अंदर, एक मैच्योर क़यादत की। उनकी कुर्बानी भी बड़ी लंबी है, उन्होंने PTI के लिए कुर्बानी भी दी है। तो अल्टीमेटली जो मैं बार बार कहता हूँ कि
اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اس ملک کے اندر جس انداز میں فتنہ انگیزی کی سیاست کو ختم کیا جائے، ٹیررزم کو سپانسر کرنے کے حوالے سے جو سیاست ہے اس کو ختم کیا جائے، اور جس انداز کے اندر یہ ایک اپنا گروپ بنانا چاہتے تھے ٹیررسٹ کو سپانسر کر کے کہ جی ان کا ایک جانباز گروپ ہونا چاہیے قیدی نمبر 804 کا اور کچھ اور لوگوں کا جن کو سزائیں ہوئی ہیں، کہ جو ان کے کہنے پر میدان عمل میں نکل آئے۔ دیکھیں قوم نے اس سازش کو مسترد کیا ہے اور بڑے بروقت حکومت نے اقدامات کر کے، اور اس وقت جو ہے ہماری مرکزی حکومت، ہماری افواج پاکستان آج 2500 کلومیٹر لمبے بارڈر کو سیکیور کر رہی ہیں، افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے ہمارا، اور وہاں پہ جانوں کی قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اور وزیر اعظم پاکستان نے اس حوالے سے خود اپنی زبان سے یہ بات کر کے ساری کنفیوژنز دور کر دی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا اخوان زادہ چٹان صاحب، ایک جو ابھی صورتحال سیاست میں نظر آتی ہے پی ٹی آئی کی سیاست کے حوالے سے -1 کا اب پرچار نظر آتا ہے، اور بات کی جا رہی ہے جو ہے شاہ محمود قریشی کے حوالے سے، لیکن پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہے تو پی ٹی آئی ہے، اور اگر عمران خان نہیں تو پی ٹی آئی نہیں۔ تو کیا ایسے میں جو مائنس کی ایک صورتحال بنائی جا رہی ہے مائنس عمران خان والی، تو کیا یہ کامیاب ہوتی نظر آتی ہے، یا پھر معاملات پھر ویسے کہ ویسے جوں کہ توں ہی رہیں گے؟ شاید حکومت تو اس میں سے کچھ اچھا حاصل کرنا چاہتی ہو، لیکن کیا کچھ مل بھی سکے گا؟ دیکھیے جی ہاں، یہ کوئی نیا تجربہ نہیں ہے، ماضی میں ہم نے بار بار کوشش کیا ہے مختلف لوگوں کو مائنس کرنے کا، لیکن اس میں ہم ناکام ہو چکے ہیں، ماں سوائے ایک بندے کا جو الطاف حسین ہے۔ تو کچھ تو لگتا ہے کہ جو راستہ اختیار کیا تھا الطاف حسین صاحب نے، وہی راستہ آج کل عمران خان صاحب نے بھی اختیار کیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ملک کو آگے بڑھانے کے لیے اور مستحکم کرنے کے لیے 4 چیزوں کا اشد ضرورت ہے۔ نمبر 1 یہ کہ آپ کا اندرونی اور بیرونی پالیسیاں درست ہو، دوسرا یہ کہ آپ کا معیشت مضبوط ہو، تیسرا یہ کہ امن و امان کا صورتحال بہتر ہو، اور چوتھا یہ کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو۔ تو 2 چیزوں کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو ہماری خارجہ پالیسی الحمدللہ بہترین خارجہ پالیسی ہے، کوئی بھی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہوگا جس کا 3 سپر طاقت کے ساتھ ایک ساتھ تعلقات ہوں۔ ہمارا رشیا کے ساتھ بھی ہے، چائنا کے ساتھ تو ہے ہی ہے، امریکہ کے ساتھ بھی ہے، اسلامی برادر ممالک میں بھی ہے، اور جو ہمارا ریجن ہے ساؤتھ ایشیا، سنٹرل ایشیا، وہاں بھی ہمارے بہت بہترین تعلقات ہیں۔ معیشت بھی جو ایک ٹائم پہ وینٹیلیٹر پہ تھا اور ہم تبصرے کر رہے تھے کہ خدا نخواستہ پاکستان کل بینک کرپٹ ہونے والا ہے، پرسوں بینک کرپٹ ہونے والا ہے، تو معیشت کی بھی وہ حالات آج نہیں ہے۔ لیکن 2 چیزیں کہ ایک امن و امان، جو ہمارے امن و امان کی صورتحال ہے، اور بدقسمتی سے وہ علاقے بدامنی کی شکار ہے جہاں سے پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے، جہاں پہ منرل ہے، مائنز ہے، سونا ہے، تانبا ہے، دنیا کی معدنیات، منرل اور مائنز جہاں پہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ میں اپنے بھائی کا بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے، آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اگر ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم 2 کام کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی استحکام آئے، اپوزیشن گالم گلوچ کی سیاست کو ترک کریں گے، اور حکومت جو ہے وہ انتقام کی سیاست کو ترک کریں گے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اتنا سیدھا سادہ تو نہیں ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کرپشن نہیں کیا ہوگا، لیکن پاکستان کے فرد بھی سمجھتے ہیں کہ کرپشن صرف عمران خان نے تو نہیں کیا تھا، جہانگیر ترین پہ کتنے الزامات تھے، علیم خان پہ کتنے الزامات تھے، محمود خان پہ کتنے الزامات تھے، پرویز خٹک پہ کتنے الزامات تھے۔ تو اگر وہ ساری لوگوں کے وہ الزامات آپ نے نظر انداز کر دیا اور عمران خان کو اور اس کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں اس کو پکڑ لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی انتقامی کارروائی ہو رہی ہے۔ تو حکومت اپنے سیاسی انتقامی کارروائیوں کو ترک کریں گے، اور اپوزیشن پی ٹی آئی وہ گالم گلوچ کا اور جو الطاف حسین کا سیاست انہوں نے اپنایا ہے اس کو
अल्ताफ हुसैन की सियासत से वापस आना पड़ेगा पाकिस्तान की सियासत में। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया, बहुत शुक्रिया इस हवाले से। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सफीना खान साहिबा, उनसे मजीद कुछ सवालात करने हैं, और ख़ास तौर पर सफीना साहब आपसे ये भी जानना है कि खान साहब बाहर आ रहे हैं कि अब उनका चैप्टर क्लोज हो गया है, क्या बनी गाला से की जानिब उनकी जो है अब मूवमेंट शुरू तो नहीं होने वाली है? तो आपने उसके हवाले से कुछ बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। एक दफा फिर से प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नदीम कुरैशी साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया नदीम कुरैशी साहब। नदीम साहब, अभी हमने जो कल एक खबर देखी शहजाद अकबर साहब के हवाले से, क्या अंदर की खबर है, क्या मालूमात हैं आपके पास, हुआ क्या है? अगर पार्टी के सतह के ऊपर आप कोई अपना मौक़िफ़ देना चाहें तो क्या आपके पास खबर पहुंची? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, अंदर की खबर तो कोई ऐसी हमारे पास नहीं है। जो मीडिया के जरिए खबरें पहुंच रही हैं, जो लोग डिस्कस कर रहे हैं, वही सब कुछ है। देखने की चीज बड़ी अहम इसमें यह है कि वो मुआशरा, वो सोसाइटी जहां रूल ऑफ लॉ हो, जहां हमेशा से एक चीज का तयन हुआ हो कि वहां इंसाफ के लिए कोई शख्स भी पर्सनली किसी जगह ना उसको आगे बढ़ना पड़ता, वो कानून की मदद लेता है जी। तो ये बड़ी एक हैरान कुन बात है। शहजाद अकबर साहब जाहिर है एक तहरीक इंसाफ के अहम लोगों में शामिल रहे हैं, और वो फेडरल कैबिनेट के भी मेंबर थे। उनके साथ इस तरह की कि किसी भी शख्स के साथ, कोई मुस्लिम लीग नून का भी हो, पीपल्स पार्टी का भी कोई साथी हो, किसी के साथ ये मैन हैंडलिंग करना, उसको जख्मी करना, उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना, मैं तो इसको मुनासिब नहीं समझता। लेकिन मेरे इल्म में नहीं अभी हुकूमती मौक़िफ़ इस पे क्या है। जो मीडिया के जरिए खबरें हैं तो वहां से तो यही किसी हद तक मुसद्दिका है जो शहजाद अकबर साहब के जरिए से बात बदरिया सोशल मीडिया हम तक पहुंची कि उनका कोई किसी के साथ कोई जाती वहां ऐसी मखासमत नहीं थी। जाहिर है वो कुछ अरसे से कुछ प्रोग्राम्स कर रहे हैं, वो यूट्यूब पे अपना प्रोग्राम करते हैं वो। लेकिन नदीम साहब, कुछ मामलात ऐसे भी हैं जहां पे शुनीद है कि पैसों के भी कुछ मामलात, लेन देन के भी हो सकते हैं, कुछ सारी चीजें बीच में शामिल तो हो सकती हैं, हम निगलेक्ट तो नहीं कर सकते किसी भी पहलू को। देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, अगर ये हमारी जैसी सोसाइटी में जहां इंसाफ के लिए मौजूद जज साहबान खुद मुल्तमिस हो इंसाफ के, मुतमन्नी हो इंसाफ के, और इंसाफ के 4-4, 6-6 चेहरे हों गरीब के लिए और कमजोर के लिए और ताकतवर के लिए और अशराफिया के लिए, और वहां तो ये बात मुमकिन है। मैं नहीं समझता। अब वैसे मैं किसी तस्दीक या तरदीद की पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन बादिल नजर में जो चीज वाज़ेह है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन सोसाइटीज में किसी शख्स ने पैसे के लेन देन पर किसी को जख्मी कर दिया हो। मैं बहरहाल ये समझता हूँ कि अखलाकी तौर पे, इंसानी तौर पे ये कोई मुनासिब तर्ज अमल नहीं है। ठीक, सफीना साहिबा कुछ कहना चाह रही जी? सफीना, मैं कह रही हूँ लंदन जैसी सोसाइटी में, मैं तो वहीं से आई हूँ, लोग लेन देन में एक दूसरे की गाड़ी उठा के ले जाते हैं, जला देते हैं, और पुलिस को जब कहा जाता है, पुलिस कहती है आप लोगों का आपसी मामला है, आप लोगों का पैसे का लेन देन है। तो ये कह देना कि जी बरतानिया जैसी सोसाइटी में ऐसा नहीं होता, हर दूसरे दिन होता है, और पैसे की लेन देन पे तो बहुत ज्यादा होता है। शहजाद अकबर साहब के वाकये में माना कि उनके साथ जिस किसी ने भी मारा, चाहे पैसे का लेन देन है या कुछ और मामला है उनके, लेकिन मारा है उनको, वो गलत किया गया, नाक तोड़ दिया गया, जबड़ा उनका तोड़ दिया गया, वो यूट्यूब पे बैठ के व्लॉग कैसे करेंगे? वहां की उनकी भी सोर्स ऑफ इनकम चली गई, जो पैसे का लेन देन हुआ उस पर भी लड़ाई पड़ी। लेकिन यहाँ पीटीआई ने जंपिंग जिस तरह से किया है ना, मुझे उस चीज पे अफसोस है। वो तो एक यूट्यूबर है, ठीक है, उनकी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, किसी के साथ इंडिविजुअल लड़ाई भी हो सकती है। पीटीआई ने जिस तरह से पाकिस्तान के DGISPR के ऊपर इल्जाम लगाया अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर, इन्होंने तो पहला काम वाला भारतीय किरदार अदा किया है कि अभी तहकीकात हुई नहीं, अभी पता चला नहीं, इन्होंने डायरेक्टली जो है अपने ऑफिशियल अकाउंट से पाकिस्तान की मसला फाज के तर्जमान पे अटैक शुरू कर दिए। अब अगर वहां पर बरतानिया पे इनको बिलीव है ना पाकिस्तान की, तो चले छोड़ दें, जज भी बिके हुए होते हैं। एक्सपीरियंस वही होता है ना कि जब नदीम साहब ने भी कह दिया कि मुझे नहीं पता, अभी तो बहुत सारी चीजें वाज़ेह होनी हैं। ऑफिशियल अकाउंट से हुआ है, वो तो इनको पता होना चाहिए ना। ये खुद बड़े मासूम मुझे लग रहे हैं, इनको नहीं सही तरह से पता, लेकिन इनके ऑफिशियल अकाउंट से लिखा गया है कि DGISPR के बारे ने भी कहा था इसका चेहरा पसंद नहीं है, इसलिए चेहरे पे मुक्के मार के जो है उसको। मुझे ये बताएं, खुदा ना खास्ता, हमने पूरी दुनिया में देखा है जब किसी को वैनिश करना होता है तो पूरा अपना चैप्टर क्लोज करते हैं मुक्के मार के। शहजाद अकबर ने भी कोई मुक्का मार के रेजिस्ट ही नहीं किया, तो ये इल्जाम लगा देना, ये भी इन्होंने इररिस्पांसिबल बिहेव
अपडेट किया है। बिल्कुल ठीक, इस हवाले से उनसे तो जो बात थी, जितना उनके पास नॉलेज है उन्होंने बता ही दिया। अच्छा, एक और चीज़ नदीम कुरैशी साहब ये जानना चाहेंगे, क्योंकि अब शाह महमूद कुरैशी साहब क्या रिहा हो रहे हैं, इमरान खान साहब को जो है वो अडयाला से बनी गाला मुंतकिल किया जा रहा है, कुछ इस हवाले से कुछ अपडेट्स बताएं कि मुफाहमत का सिलसिला निकला, कुछ मामला बेहतरी की जानिब जाते नजर आ रहे हैं? अच्छा, मुझे अब आपका तबसरा भी बड़ा मासूमाना लगा। एक तरफ एक शख्स को आइसोलेशन में रखा गया है, उनकी सगी बहनों को मुलाकात की इजाजत नहीं है, वकला को मुलाकात की इजाजत नहीं है। पिछले 2-2.5 माह से जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो कोई आपको हुकूमती रवैये में मां सिवाय वजीर आजम पाकिस्तान के स्टेटमेंट के कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, कौन सा ऐसा स्टेप है जो गवर्नमेंट ने लिया हो जहां हम समझें कि ऐसा कुछ होने वाला है? शाह महमूद कुरैशी साहब की जहां तक बात है, शाह महमूद कुरैशी साहब ज़ाहिर मुल्तान से हैं, मैं उन्हीं के हल्के से MP हूँ, तो जो मेरे पास मुसद्दिक़ा मालूमात हैं वो यही हैं, और वो आपको भी इल्म है, मेरे भी इल्म है कि उनको बहुत सारे केसेस में, चूंकि 9 मई को वो अपनी अहलिया के इलाज के सिलसिले में आगा खान हॉस्पिटल मौजूद थे, वो पंजाब में ही नहीं थे। उनको जितने मुकदमात में यहाँ नामजद किया गया वो सब के सब लॉ पॉइंट पे उनको बरी किया गया। मोस्टली केसेस में 2 केसेस उनके पेंडिंग है, उन केसेस को भी वो उनकी बेल्स पेंडिंग है, उनमें दीगर। लेकिन नदीम साहब, यहाँ पे तो बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो नहीं मौजूद थे लेकिन फिर भी धर लिए गए। देखिए ना, ये सवाल तो अब आप कानून का ये लॉ पॉइंट पे ये सवाल तो आप पूछ सकते हैं हुकूमती वुज़रा से, मैं तो इसका जवाब नहीं दे सकता। मैं आपको जो गुजारिश करने चाह रहा हूँ वो ये है कि शाह महमूद साहब के 2 केसेस हैं जिनमें उनकी बेल पेंडिंग है, और उन केसेस में भी बाकी रहनुमाओं की बेल हो चुकी। शाह महमूद साहब का के केस का रिकॉर्ड ही जो IO है वो कोर्ट में पेश नहीं कर रहे, और पिछले 6 माह से इस सिलसिला चल रहा है। अगर उनका रिकॉर्ड आज पेश हो जाए, कल पेश हो जाए, या कभी जो उनकी हियरिंग है उस पर पेश हो जाए, तो उनकी लॉ पॉइंट पे जमानतें बनती हैं। ठीक। और दूसरी बात यह है कि शाह महमूद पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने इस मुश्किल वक्त में जिस तरह से साबित कदम रह के, जिस तरह से अपने एक मौके पे कायम रह के एक अपने कैरेक्टर को बड़ा शानदार बिल्ड किया, तो मैं समझता हूँ हम सब लोग मुंतजिर हैं कि वो बाहर आए और उनके मिजाज के लोग पार्टी को लीड भी करें। बिल्कुल ऐसी पार्टी को लीड करें। लेकिन नदीम साहब, फिर मामला तो फिर वही है, शाह महमूद कुरैशी साहब का जो किरदार है उसको फिर PTI वाले भी, उनमें से बहुत से लोग जो हैं वो एक मशकूक अंदाज में देखते हैं। खैर, मामला तो हम भी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं, पूरी कौम चाहती है बेहतरी की जानिब जाएं। तो हाफिज साहब, कुछ आप ही मामला को बेहतरी की जानिब ले जाएं, मामला कुछ बेहतरी की तरफ जाएं, नहीं तो फिर कल आ रहे हैं वज़ीर आला KPK जो है वो फिर मामला हो सकता है कि फिर आपके हक में ना रहें, कुछ मामला ऐसे भी हो सकते हैं। मेरा ख्याल है कि वज़ीर आला KP को ज़रूर लाहौर आना चाहिए ताकि वो लाहौर की डेवलपमेंट देखें, लाहौर की सफाई देखें। आज पंजाब जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो बागों का और फूलों का सूबा बना हुआ है। पंजाब के अंदर काम हो रहा है, पंजाब के अंदर इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, गरीबों के लिए, मज़दूरों के लिए, किसानों के लिए, माओ बहनों बेटियों के लिए, हर किस्म के तबकात के लिए। आज पंजाब के लोग अपने आप को लावारिस महसूस नहीं करते। पंजाब का जो टोटल फोकस है वो क्या है? वो है इकनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, लोगों के मयार ज़िंदगी को बेहतर करने के हवाले से। तो मेरा ख्याल है कि इनको ये सबक सीखना चाहिए। पिछले 12 साल में इन्होंने KP को खंडरात का ढेर बना दिया है। 1 रुपये का काम वहाँ पर डेवलपमेंट का नहीं हुआ। वहाँ पर लोग महसूस करते हैं कि वो लावारिस हैं, और जो कि सवाए गवर्नमेंट के मुलाजमीन की तनख्वाहों के बाकी पैसे कहाँ जाते हैं किसी को कोई पता नहीं है कि कौन अपनी जायदादें बना रहा है, कौन पैसा खा रहा है, क्योंकि पब्लिक को कोई 1 रुपये की डेवलपमेंट वहाँ पर नज़र नहीं आ रही। ना एजुकेशन सेक्टर में, ना हेल्थ सेक्टर में, ना इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। आप कोई एक सेक्टर के अंदर इनका कोई एक कारनामा दिखा दें, या ये खुद अपने मुँह से कहें कि जनाब हमने 12 साल के अंदर ये इतने 100 कॉलेजेस बना दिए, इतनी यूनिवर्सिटियाँ बना दी, इतने हॉस्पिटल्स बना दिए। इनको ज़रूर लाहौर आना चाहिए। लाहौर आएँ, लाहौरियों के दिल बड़े खुले हैं, लाहौरी इनको वेलकम करेंगे। आए लाहौर को देखें और उससे सबक सीखें और जाकर वापस रेप्लिकेट करें, ताकि KP के जो हमारे भाई हैं, हमारे जो पख्तून हैं, हमारे वो भाई हैं, हमारी मईशत की वो बुनियाद हैं, हमें उनसे मोहब्बत है, ताकि उनको भी एक अच्छा लाइफ स्टाइल और एक अच्छा मयार ज़िंदगी नसीब आए। चलें, ठीक जी। अखवंज़ादा चट्टान साहब, सर आप भी आए पंजाब और आके तरक्की देखें। यहाँ पे मामला तो बहुत जो है बाकी सूबों से आगे निकल चुके हैं। हम चाहते हैं कि पंजाब तरक्की करे, सारी सूबे तरक्की करे। सन सूबा भी बहुत आगे है, हेल्थ में भी बहुत आगे है, ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं लोगों को, स्कूटी दे रही हैं, 22 लाख घर बना रही हैं।
तो सूबों को काम करना चाहिए, आवाम की भलाई और बहबूद के लिए काम करना चाहिए। लेकिन ये हकीकत है कि 15 साल जो हुकूमत किया PTI ने पुख्तनख्वा पे, इस 15 साल में 2 मंसूबों के अलावा जो दोनों मंसूबे नालायकी का, नाअहली का और करप्शन का रिकॉर्ड तोड़ मंसूबे हैं कि एक है सेहत फ्रॉड कार्ड और दूसरा जो है BRT मंसूबा। यहाँ के एजुकेशन के हालात बहुत ख़राब है, यहाँ के हेल्थ के हालात जो है वो इंतहाई मखदूश है और ख़राब है। तो काम तो लोगों के लिए नहीं हुआ है। इसमें तो हकीकत है कि यहाँ पे इन लोगों ने एक PTI का एक बंदा एक मेगा प्रोजेक्ट साहब आपके नेट के भी हालात काफ़ी ख़राब हैं। हाँ जी, क्योंकि आपकी जो है वॉइस बार बार डिस्टॉर्ट होती है, तो नेट भी मुझे लगता है फिर उस साइड पे नहीं ठीक। नहीं, वो नेट का फर्क नहीं है, वो बार बार कोई फोन कर रहा है, अब मैं क्या करूं, मैं फोन पे वो लैपटॉप पे नहीं हूं, तो इस वजह से वो थोड़ा सा ठीक हो। चले ठीक, आपका पॉइंट आ गया, वैलिड पॉइंट आपने बिल्कुल इस हवाले से एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा सफीना साहबा, जो अब आखिर में आपसे एक सवाल वो यही है कि क्या खामोशी ही बेहतर है बानी के लिए? कुछ मामलात खामोशी से बेहतर हो सकते हैं क्या? बानी के हक में दोबारा से हालात जा सकते हैं? देखिए, अब इमरान खान उस टाइम फ्रेम से आउट हो चुके हैं जहां अब चाहे वो खामोश रहें या बोलें कोई मैटर नहीं करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने अपने आप को इररेलेवेंट कर दिया है, क्योंकि उन्होंने जज्बात में ऐसे काम कर दिए हैं और ऊपर से उनके जो बहनें हैं और उनका जो अपना एक्स अकाउंट है उसके ऊपर जो वो करते हैं, मेरे ख्याल से वो नाकाबिले माफ़ी है। और वैसे भी कोई भी शख्स जो होता है वो कुल कायनात नहीं होता है, सियासत के अंदर एक आता है एक दूसरा चला जाता है। तो इमरान खान आज हैं कल नहीं होंगे, ज़िंदगी है वो फ़ानी है, कभी सब ने अल्लाह के पास वापस चले जाना है। तो इमरान खान ही क्यों, क्या PTI के अंदर कोई और लोग नहीं है? बड़े सेंसिबल लोग हैं, बड़े मैच्योर लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को सच में सर्व किया हुआ है। उनका भी इमरान खान साहब ने तो वैसे भी पार्टी बनाई थी। सफीना साहबा, आप इमरान खान को ही क्यों बस ये कहती हैं कि बस वो गए और बस वो आ जाएंगे तो फिर उनकी जगह कोई और आ जाएगा? कुछ और भी हैं लोग जो उसी एज में हो सकते हैं, उनके बारे में भी कह सकते हैं। अगर तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा किया होता ना, तो हम उनको कहते हैं कि इनको सेकंड चांस मिलना चाहिए, वो सेकंड चांस के काबिल बन सकते थे। लेकिन उन्होंने शायद अपने आप को अपने गरूर और अपने तकब्बुर के अंदर सोचा कि सिर्फ मैं ही मैं हूं, मेरे बगैर कुछ नहीं है। वो ये भूल गए कि हम मुसाफिर हैं इस दुनिया के, आते हैं और चले जाते हैं। सियासत में तो कोई भी आखिर तक नहीं रहता, वो तो आज आप कारकर्दगी दिखाएंगे, आवाम आपकी तरफ है, और कल आप आउट हो जाते हैं। बड़े बड़े नाम हमने देखे हैं जो सियासत से ऐसे आउट हुए और लगा कि जैसे वो थे ही नहीं, और पहले वो यही कहा जाता था कि यही सियासत है, सियासत इन्हीं के घर से निकलती है, आज वो लोग कहाँ हैं। तो इसलिए इमरान खान साहब अपना टाइम पूरा कर चलें जी, उनके बेटे भी आ रहे हैं और यूं लगता है कि मॉरूसियस की सियासत अब PTI में भी चलेगी और नून लीग के लिए दर्द सर उसी तरह से बने रहेंगे जैसे इस वक्त बने हुए हैं। तो नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल आज का अहम दिन, आज के दिन के हवाले से ये अहम प्रोग्राम के जिसमें हमने तमाम एस्पेक्ट्स देखे। इसी तरह का एक और प्रोग्राम लेकर एक दफ़ा फिर से हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए नेओ न्यूज़।